हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं टैक्स इंश्योरेंस का बाकी पार्ट। अब देखिए, पिछली वीडियो में इससे रिलेटेड यानी टैक्स इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या पार्ट कवर किया था। एक तो एग्जाम्पल का पार्ट कवर किया था, इसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का पार्ट कवर किया था, और एक इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का पार्ट कवर किया था। आज क्या है, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, सेक्शन 9 है, इसके 8 टॉपिक आपको दे रखे हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा कंटेंट है, डिटेल में कवर करेंगे जिससे आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है फॉलोइंग इनकम्स आर डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। जैसे दे रखा है इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया, तो जनरली ये बिजनेस कनेक्शन की बात करता है, या जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है उसकी बात करता है, या कैपिटल एसेट्स के कैपिटल गेन से रिलेटेड बात करता है। तो ये तीनों पार्ट देखेंगे। सैलरी अर्न इन इंडिया, सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट बाय एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है जो कि बाहर है, नॉन रेसिडेंट के फॉर्म में है, तो उस केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा। इनकम फ्रॉम डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी। ठीक, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन में गवर्नमेंट भी आ जाती है, रेसिडेंट भी आ जाता है और नॉन रेसिडेंट भी आ जाता है। वैसे रॉयल्टी का पार्ट भी सेम है, और फी फॉर टेक्निकल सर्विस का पार्ट भी सेम है। यानी ये तीनों पार्ट सेम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। ये नया अमेंडमेंट आया है, डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट बाय नॉन रेसिडेंट, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, और उसका क्या है, ये 8th पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक्रू का मतलब क्या होता है। आप अगर भूल गए होंगे तो मैं बताता हूँ कि इनकम को रिसीव करने का राइट अराइज होना। ठीक है, इनकम को रिसीव करने का राइट उत्पन्न होना, पैदा होना। एक्रू का मतलब भी क्या होता है, उपार्जन। ठीक है ना, जनरली ये होता है, हिंदी में मेरे हिसाब से ये होता है, एक्रू का मतलब क्या होता है, उपार्जन। अराइज मतलब क्या होता है, पैदा होना, उत्पन्न होना। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक सैलरीड पर्सन है, उसको मंथ के एंड में मान के चलिए 31st को सैलरी ड्यू होती है, लेकिन वो तो 1 से लेकर 31 को काम करता है, तो 1 को काम किया, सैलरी क्या हो गई, अक्रू हो गई, क्योंकि उसको इनकम को रिसीव करने का राइट मिल गया, क्योंकि उसने एक दिन काम किया। फिर उसने दूसरी तारीख को काम किया, 3 को काम किया, 4 को काम किया, इस तरीके से उसकी सैलरी अक्रू होती जा रही है। लेकिन उसको मिलेगी कब, ड्यू डेट को, या तो 31st को या अगले महीने की 1st को। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। वैसे एक कंपनी है जिसका अकाउंट क्लोज कब होता है, 31 मार्च को। उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट है उसको 30 जून को और 31 दिसंबर को मिलता है, 6 महीने में मिलता है। अब बताइए कि जो भी जनवरी फरवरी मार्च का होगा, क्योंकि दिसंबर का तो मिल जाएगा, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च का पार्ट होगा, वो तो जून में मिलेगा, 6 महीने का। जबकि हमें जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का दिखाना है बैलेंस शीट के एंड में, एंड डेट को, रिपोर्टिंग डेट को। तो हम क्या दिखाएंगे, एक्रूड इनकम। ठीक है, ये दिखाएंगे। तो एक्रू और अराइज का पार्ट आपने देख लिया था, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी इनकम जो एक्चुअली में इंडिया में एक्रू या अराइज नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट है उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो डीम टू अक्रू अराइज हो चुकी है। मैंने क्या बोला, ऐसी इनकम जो एक्चुअली में इंडिया में एक्रू या अराइज नहीं हुई है, लेकिन सेक्शंस की वजह से यानी इनकम टैक्स के प्रोविजंस की वजह से उसको डीम्ड माना गया है, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ पार्ट में जनरली आप देखोगे वहाँ पे क्या आएगा पार्ट, कि कुछ इनकम जो इंडिया के बाहर एक्रू या अराइज हुई है, यानी आउटसाइड इंडिया एक्रू या अराइज हुई है, लेकिन उसको क्या है, इंडिया में डीम टू अक्रू या अराइज माना गया है। कुछ इनकम ऐसी है। तो जनरली इसमें सबसे पहले यही आ रही है, इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया, जो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया। 8 पॉइंट मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले ये। अब इसके अंदर 3 पार्ट आ रहे हैं। ये बोल रहा है ऑल इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रो और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और थ्रो और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और थ्रो द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अब देखिए, मान के चलिए नॉर्मल आपको क्या सोचना है इसमें, जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए मोस्टली इंपैक्ट जो किस पे पड़ेगा, अगर नॉन रेसिडेंट है, याद रखना, तो यहाँ पे रेसिडेंट एसएससी और साथ में नॉन रेसिडेंट एसएससी का पार्ट है। क्योंकि आप सोचिए, अगर मैं रेसिडेंट की बात करता हूँ तो उसकी तो सारी इनकम ही टैक्सेबल है, बस रेमिटेंस को छोड़ के। क्योंकि रेमिटेंस के केस में चाहे ऑर्डिनली रेसिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनली हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, टैक्सेबल नहीं होती। रेमिटेंस के केस में कि आपने पिछले साल की कोई इनकम कमाई है जो अनटैक्स थी, जिस पे टैक्स नहीं लगा था, और इस साल आपको क्या हो गई, मिल गई, यानी ट्रांसफ़र होके आ गई, बाहर से यूएसए से होके आ गई, तो वो जनरली रेमिटेंस का पार्ट आएगा, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, आपने पढ़ा था। लेकिन देखिए, जितने भी प्रोविजन आप पढ़ रहे हो मोस्टली किस पे एप्लीकेबल है, यानी नॉन रेसिडेंट को इम्पैक्ट करेंगे। एप्लीकेबल तो सब पे है, क्योंकि आपको पता है डीम टू बी रिसीव्ड की बात कर, सॉरी डीम टू बी एक्रू या अराइज की बात कर रहा हूँ, तो वो तो सब पे ही एप्लीकेबल है, चाहे ऑर्डिनली हो, चाहे नॉट ऑर्डिनली हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, आपको पता है टैक्सेबल होता है। लेकिन ज़्यादा जो इम्पैक्ट का पार्ट इसमें दे रखा है वो नॉन रेसिडेंट का दे रखा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो रेसिडेंट असेसी और नॉन रेसिडेंट असेसी के बीच का है। आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। तो ये बोल रहा है कि ऑल इनकम अक्रू अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रो और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब बिजनेस कनेक्शन क्या है वो नीचे आप देख लीजिए, एक एक करके पॉइंट आएंगे। ए का पॉइंट आएगा,
फिर बी से रिलेटेड आएगा, फिर सी से रिलेटेड आएगा। सबसे पहले क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया दे रखा है। तो बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि नॉन रेसिडेंट जो भी एसएससी है उसका, इंडिया में जो भी रेसिडेंट एसएससी है उसके साथ क्या होना चाहिए, एक बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए। अब बिजनेस कनेक्शन के लिए क्या आता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस आती है, जो कि नीचे कवर कर रखी है, लेकिन अभी हम उसको नहीं देखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन सिंपल एग्जांपल सोचिए कि एक फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, वो यहाँ पे क्या करती है, अपनी सब्सिडरी कंपनी सेटअप कर देती है। ठीक है, एक फॉरेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, उसने क्या कर दी, यहाँ पे सब्सिडी कंपनी फॉर्म कर दी। तो उस केस में क्या हो गया, बिजनेस कनेक्शन हो गया। एक फॉरेन कंपनी है, वो यहाँ पे क्या करती है, अपनी ब्रांच ऑफिस क्रिएट कर लेती है एक तरीके से इंडिया में, एजेंट क्रिएट कर लेती है, कोई एजेंट बना लेती है जो कि उसकी जगह क्या करती है, परचेज और सेल का काम करता है। एजेंट याद रखना डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट है तभी जाके बिजनेस कनेक्शन बनेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा तो एक्सेप्शन का केस आएगा। इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए मैं वैसे क्या करता हूँ कि लोकली भी और इंटरनेशनली भी एक तरीके से एजेंसी का काम करता हूँ। एजेंसी मतलब क्या हो गया कि कोई पर्टिकुलर बोलता है मुझे गुड्स चाहिए, तो मैं उसको खरीदने का काम कराता हूँ और उसके बदले में कमीशन ले लेता हूँ। तो बाहर की कोई पार्टी आई, जैसे ऑस्ट्रेलिया की आई, ठीक है, अमेरिका की आई और जापान की आई, तो मैं सबको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ ना, मैं किसी पे डिपेंड थोड़ी हूँ। ये थोड़ी कि मैं ऑस्ट्रेलिया की कंपनी पे, अमेरिका की कंपनी पे या जापान की कंपनी पे डिपेंडेंट हूँ, नहीं। मेरे पास तो जो भी आ रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई हम खरीद लेंगे आपके बिहाफ पे, या हम बेच लेंगे। आपको बेचना है इंडिया में तो हम बेच लेंगे, उसके बदले में कमीशन आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने एक एजेंट हायर कर लिया और उसको क्या बोला कि आप ही हमारे बिहाफ पे खरीदोगे और बेचोगे, और आप किसी और के थ्रू, और को भी है ना पर्टिकुलर और के थ्रू ऐसा काम नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है कि और कोई अगर आपको ऑफर देता है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप हम पे ही डिपेंडेंट हो। तो पर्टिकुलर एक तरीके से क्या हो गया, वो डिपेंडेंट एजेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एजेंट और किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जनरली क्या है, अमेरिका के फॉरेन कंपनी के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इनके बिहाफ पे, अमेरिका की फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे, यानी नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे क्या कर रहा है, एजेंट काम कर रहा है, गुड्स को खरीदने बेचने का काम कर रहा है, उसी की सुन रहा है, उसी के बिहाफ पे क्या कर रहा है, स्टॉक को रख रहा है अपने पास। ये वाला पार्ट जनरली आ गया। एक्सेप्शन भी है बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल बता दिए। और भी देखिए एग्जांपल है इससे रिलेटेड की बिजनेस कनेक्शन है, यानी नीचे कवर कर रखे हैं। मीनिंग बिजनेस कनेक्शन मैंने ये तो नहीं पढ़ाया शायद आपको। देखिए बोल रहा है, इनकम विच अराइजेज आउटसाइड इंडिया बिकॉज ऑफ बिजनेस कनेक्शन और प्रोफेशनल कनेक्शन इन इंडिया इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड शैल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल एसएससी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इस रेसिडेंशियल स्टेटस। इसका मतलब क्या हो गया, चाहे वो ऑर्डिनरली हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरली हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, उस केस में क्या होगा, जनरली टैक्सेबिलिटी का पार्ट लगेगा। अब देखिए मैंने आपको यही बताया कि ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है वो नॉन रेसिडेंट के केस में देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जितने भी एग्जांपल बताए या आगे आप पढ़ोगे ज़्यादातर आपके फॉरेन कंपनी के एग्जांपल ही आएंगे। बिजनेस कनेक्शन में भी इन सेवरल फॉर्म, एग्जांपल ए ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और एन एजेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो देखिए ये तो बोल रहा है कि नॉन रेसिडेंट एसएससी और जो ब्रांच ऑफिस है, तो आपको पता है कि यहाँ पे रेसिडेंट होगा, एजेंट है, रेसिडेंट होगा, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी बिजनेस कनेक्शन किस टाइप का है, एक ब्रांच के फॉर्म में है, यानी एक प्रिंसिपल एजेंट के फॉर्म में, ऐसा हो सकता है हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के फॉर्म में, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के फॉर्म में, यानी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। अब देखिए मैंने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बोला, वो अभी क्यों नहीं समझाया, क्योंकि आप फालतू के लिए कंफ्यूज होते हैं। मैं सीधा आपको नीचे लेके चलता, फिर आपको दिक्कत होती, इसलिए मैं अभी नहीं बताना चाहता। एट द एंड लास्ट में पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू ए पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट। देखिए ये तो बोल रहा है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो कौन कैरी कर रहा है, एक पर्सन के द्वारा जो कि नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग मतलब वही बिजनेस की एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे ए बोल दिया, हैज़ नॉन रेसिडेंट हैज़ एंड हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया एंड ऑथोरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट। ये हो गया सबसे पहले। देखिए अब प्रोविजन क्या है, टिपिकल है, तो यहाँ से पढ़ के देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा। देखो बोल रहा है ए पर्सन हु हैज़। अब देखिए मैं नॉर्मल समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, एक एजेंट मान लीजिए, तो एक एजेंट हु हैज़ एंड हैबिचुअली एक्सरसाइजेज इन इंडिया, तो इंडिया में कोई एजेंट है मान के चल रही है, एंड ऑथोरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया में एक एजेंट है, उसके पास क्या ऑथोरिटी दे रखी है, किसने दे रखी है, नॉन रेसिडेंट ने दे रखी है, और हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट और हैबिचुअली प्लेज द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय दैट नॉन रेसिडेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स आर। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट के नाम बोल दिए, इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट। अब देखिए सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो नॉन रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है, लेकिन एजेंट क्या कर रहा है, उसके बिहाफ पे काम कर रहा है।
उसके behalf पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, गुड्स को खरीदने बेचने का काम कर रहा है। ये हो गया एक तरीके से। और दूसरा क्या बोल दिया, फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ और फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू यूज प्रॉपर्टी ऑन बाय दैट नॉन रेसिडेंट और दैट नॉन रेसिडेंट हैज़ द राइट टू यूज। इसका मतलब क्या है, देखिए अब इसके लिए क्या कीजिए, इस लाइन को काट दीजिए सबसे पहले, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बताया, जब भी टैक्स के प्रोविजन होते हैं उसको ब्रेक करके पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। तो देखिए क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय दैट नॉन रेसिडेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए, कि नॉन रेसिडेंट ने जो प्रॉपर्टी ओन कर रखी है उसकी ओनरशिप के ट्रांसफर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बिहाफ पे कौन कर रहा है, रेसिडेंट एसएससी कर रहा है। किसके बिहाफ पे, उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे है, नॉन रेसिडेंट के नेम पे। या प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ट्रांसफ़र की, जिसकी ओनरशिप किसके नाम पे थी, नॉन रेसिडेंट के नाम पे थी, वो ट्रांसफ़र कर रहा है। अब देखिए उसको काट दिया, उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये पार्ट तो आपने पढ़ लिया, अब इसको छोड़िए, पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू यूज़ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द नॉन रेसिडेंट और दैट नॉन रेसिडेंट हैज़ द राइट टू यूज़। इसका मतलब क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो उससे पहले राइट किसके पास था, नॉन रेसिडेंट के पास ही था। और कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी किसके पास है, एक तरीके से नॉन रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो किसको दे रहा है राइट, वो किसको दे रहा है, वो एजेंट को दे रहा है कि आप जनरली इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, आपके पास राइट है, या इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको हमने राइट दे दिया है। इसी तरीके से बोल दिया फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय द नॉन रेसिडेंट। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, एक तरीके से सर्विसेज का नॉन रेसिडेंट के पास। अगर देखिए मैं इस तरीके से आपको बताता तो आपको और समझ में आ सकता था। एक मिनट, देखिए पॉइंट बहुत सारे होते हैं। देखिए बोला पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट मस्ट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। इसका मतलब एजेंट को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कह रहा है ना, पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एजेंट। इंडिया में एक एजेंट है, तो ये बोल रहा है एजेंट ऑफ एनआर, एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट मस्ट हैव ऑथोरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनआर। यही तो बोल रखे थे हम। सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये मैंने बताया। ये भी लास्ट पॉइंट बताया, शुड बी फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय दैट एनआर, ये भी बताया। शुड बी फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट एनआर। तो उस नॉन रेसिडेंट के पास जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप का ट्रांसफर का पार्ट हो गया। ठीक है, वो किसके पास है अथॉरिटी, एजेंट के पास है। शुड बी फॉर ग्रांटिंग ऑफ राइट टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट एनआर अंडर कंट्रोल ऑफ एनआर। इसका मतलब क्या है, एनआर के पास राइट है यूज करने का, एनआर के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने वो किसको दे दिया, किसको ग्रांट कर दिया, एजेंट को दे दिया। ठीक है, इफ़ एजेंट डज नॉट हैव द अबव अथॉरिटी, अगर ये एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन बट ही हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर गुड्स और मर्चेंडाइज इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ एनआर। देखिए ये अथॉरिटी नहीं है लेकिन हैबिचुअली क्या है, एक तरीके से ये मान लिया जाता है कि बिजनेस कनेक्शन अपने आप हो गया। क्यों, क्योंकि जो फॉरेन कंपनी है वो क्या करती है, उसी एजेंट को काम देती है एक तरीके से, चाहे उसके पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन उसी को काम कर देती है कि आप क्या करो, हमारे बिहाफ पे गुड्स को डिलीवर कर दो। ठीक है, हमारे जो गुड्स को है अपने गोडाउन में मेंटेन करके रखो। तो फॉरेन कंपनी बोल रही है एजेंट को। ठीक है, तो चाहे अथॉरिटी नहीं है लेकिन हैबिचुअली क्या है, फॉरेन कंपनी के जो भी गुड्स हैं वो पर्टिकुलर एजेंट के पास पड़े रहते हैं, चाहे वो अनऑथोराइज हो, तब भी एक तरीके से क्या होगा, बिजनेस कनेक्शन का पार्ट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इस लाइन में दे रखा है। ठीक, हैज़ नो सच अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एजेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है बट ही मेंटेन्स इन इंडिया हैबिचुअली स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट, जो कि नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे क्या करता है, गुड्स को डिलीवर करता है, मर्चेंडाइज को डिलीवर करता है। हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया मेनली फॉर द नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए सीधी सी बात है, नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे जो भी ऑर्डर आते हैं उनको क्या करता है, एक तरीके से सिक्योर करता है, लेता है, और नॉन रेसिडेंट को एक तरीके से बता देगा कि हमने आपके बिहाफ पे क्या कर दिया, ऑर्डर ले लिए, बताएगा कि एक तरीके से इसके पास अथॉरिटी ही है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया मेनली फॉर द नॉन रेसिडेंट। अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे तो देखो सी पॉइंट को इससे पढ़ना, किससे पढ़ोगे, यहाँ से। बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू ए पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब वो पर्सन जो कि नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे एक्टिंग कर रहा है, यानी एजेंट। अब पढ़िए, कैरिंग आउट थ्रू ए एजेंट हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया मेनली फॉर द नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन हो गया, एजेंट हो गया। सिंपल सा पार्ट। अब एग्जांपल क्या है, नॉर्मल फिर एक्सेप्शन आ जाएंगे। ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और एजेंट ऑफ ए एनआर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया और एन ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री ऑफ ए एनआर इन इंडिया। सीधी सी बात। तो आपका हेड ऑफिस क्या बाहर है लेकिन ब्रांच ऑफिस यहाँ पे इंडिया में। तो नॉन रेसिडेंट इंडिया में क्या कर रहा है, रेसिडेंट के साथ एक बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। बाहर कोई कंपनी एजेंट हायर करके बैठी है यहाँ पे इंडिया में। तो रेसिडेंट कौन है, इंडिया का एजेंट है,
और नॉन रेसिडेंट कंपनी का एक तरीके से उसके थ्रू गुड्स को परचेज सेल ये सारा पार्ट करवा रही है। सिर्फ परचेज से रिलेटेड नहीं याद रखना, क्योंकि अगर सिर्फ परचेज से रिलेटेड होगा तो वो एक्सेप्शन के केस में आएगा। तो एज ए एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो एजेंट है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, नॉन रेसिडेंट पे डिपेंडेंट है। क्योंकि एजेंट और किसी कंपनी और कोई बाहर की कंपनी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या जो भी बाहर की कंपनी है उनसे ऑर्डर नहीं ले रहा, बस एक ही फॉरेन कंपनी के थ्रू क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है। अपॉइंटिंग एन एजेंट इन इंडिया फॉर सिस्टमेटिक एंड रेगुलर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फॉर सेल ऑफ नॉन रेसिडेंट्स गुड्स फॉर द अदर बिजनेस पर्पज। देखिए यहाँ पे तो ये बोला ना कि नॉन रेसिडेंट ने क्या करा, इंडिया में एजेंट को अपॉइंट करा, किसके लिए, सिस्टमेटिक एंड रेगुलर परचेज रॉ मटेरियल के लिए, एंड और फॉर सेल ऑफ नॉन रेसिडेंट गुड्स फॉर अदर बिजनेस पर्पज। नॉर्मल पार्ट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट पेरेंट कंपनी। देखिए मैंने सीधी बात ये बताया था कि नॉन रेसिडेंट जो भी कंपनी है होल्डिंग कंपनी है, और इंडिया में जो कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा ताकि इंडिया में बिजनेस कैरी हो सके। एनी प्रॉफिट ऑफ एन आर नॉन रेसिडेंट विच कैन बी रीजनेबली attributable to such part of operations carried out in India through business connection in India are deemed to be earned in India। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नॉन रेसिडेंट ने जो भी टोटल प्रॉफिट कमाया होगा अपने जो भी ऑपरेशन हुए होंगे, तो बोल रहा है कि उसमें से जो इंडिया में ऑपरेशन हुए, तो जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से इंडिया से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन हुए उसमें कितना प्रॉफिट कमाया गया है वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी अर्न इन इंडिया, क्योंकि बिजनेस कनेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, एक कोई कंपनी, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यूएसए की कंपनी है, उसके ऑपरेशन कहाँ पे हैं, इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, ठीक है, बांग्लादेश में भी, मान के चलिए 3 कंट्री में है। तो उसको ये पता है कि जनरली इंडिया से रिलेटेड कितना पार्ट है, श्रीलंका से रिलेटेड कितना पार्ट है, बांग्लादेश से रिलेटेड कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो कैसे, क्योंकि बोल रहा है कि एनी प्रॉफिट ऑफ एनआर विच कैन बी रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल, जिसको बांटा जा सकता है। तो आपको पता है कि इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के ऑपरेशन से रिलेटेड कितना प्रॉफिट है। ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट का कनेक्शन क्या है, इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, उससे रिलेटेड प्रॉफिट कितना हुआ है वो भी डीम टू बी अर्न इन इंडिया माना जाएगा। अब एक्सेप्शन का केस, एक्सेप्शन ने क्या बोल रखा है, मैंने आपको बताया कि जो ब्रोकर होगा वो जनरली क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। मतलब मैंने बोला कि एक अमेरिका की कंपनी और इंडिया का एजेंट, बस ये, और कोई दूसरी कंपनीज ये नहीं आ रही। या अमेरिका की अगर कोई कंपनी है भी तो मान के चलना कि जो दूसरी कंपनीज भी है वो अमेरिका के मैनेजमेंट में ही आ रही है। मतलब उस अमेरिका की जो फॉरेन कंपनी है, या नॉन रेसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, या नॉन रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, कुछ भी लीजिए, अगर उसके साथ कोई दूसरी कंपनी भी साथ में है सेम मैनेजमेंट में, तो ये नहीं बोला जाएगा कि एजेंट अलग अलग पर्सन से क्या कर रहा है, एक तरीके से ऑर्डर ले रहा है या एक तरीके से परचेज सेल का काम कर रहा है, यानी ब्रोकरेज ले रहा है, कमीशन ले रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सेम मैनेजमेंट के अंडर में है, यानी एक तरीके से वो डिपेंडेंट एक ही कंपनी के अंडर में है। अभी आ जाएगा, देखिए एग्जांपल में आपको समझ में, बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू ए ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो इसका मतलब क्या बोल दिया, ऐसा ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट या ऐसा अदर एजेंट जिसका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है, वो किसी से भी एक तरीके से क्या है, ब्रोकरेज कमीशन का पार्ट ले सकता है, मतलब एक तरीके से किससे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और क्या बताया, एंड एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। इसका मतलब उसका काम ही है, उसका काम ही क्या है कि भाई बाहर की जो भी फॉरेन कंपनीज आएगी अलग अलग कंट्रीज़ की, उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है वो करेगा आराम से, और जो भी ब्रोकरेज कमीशन का पार्ट होगा वो लेगा ही लेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से वो जनरल कमीशन एजेंट है जो कि इंडिपेंडेंट स्टेटस रखता है, वो किसी पर्टिकुलर एक ही कंट्री की कंपनी यानी एक ही नॉन रेसिडेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। हाउएवर वेयर ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट who mainly or wholly work on behalf of a non-resident or other non-residents under the same management, आ गया ना, he shall not be deemed to be a broker, general commission agent और an agent of independent status। इसका मतलब वो डिपेंडेंट माना जाएगा। और यहाँ केस में देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन पूरी की पूरी ये बिजनेस कनेक्शन की बात कर रही है। सबसे पहले एक्सेप्शन में क्या बोल दिया, बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अगर बिजनेस कनेक्शन नहीं होता तो क्या फ़ायदा होगा, सीधी बात है, नॉन रेसिडेंट की जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउएवर ये डिपेंडेंट का पार्ट है। देखिए बोल रहा है वेयर ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हु मेनली और होली वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ए नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब वो सारा का सारा इसी के बिहाफ पे काम करता है। तो इसका मतलब जो जनरल कमीशन एजेंट है और कहीं काम ही नहीं करता, सीधी सी बात, ठीक है। या बोल रहा है और अदर नॉन रेसिडेंट्स अंडर द सेम मैनेजमेंट। इसका मतलब एक बाहर कोई कंपनी है XYZ इंक, ठीक है, अमेरिका की कोई कंपनी है XYZ इंक, उसकी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन X है, एक Y ऑर्गेनाइजेशन है और एक Z ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सेम मैनेजमेंट में हो गया ना कि इसके अंडर में XYZ इंक के अंडर में है। तो अगर जो एजेंट है वो इसके बिहाफ पे भी परचेज सेल कर रहा है, इसके बिहाफ पे भी कर रहा है, इसके भी कर रहा है, लेकिन वो अंडर में इसके ही है, सीधी सी बात है।
तो उस केस में क्या हो गया, सेम मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। ही शैल नॉट बी डीम टू बी ए ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस। सीधी बात है, वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वो XYZ इंक के अंडर में काम कर रहा है, क्योंकि सेम मैनेजमेंट में वो काम कर रहा है। तो जैसे ही डिपेंडेंट का पार्ट आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन होता है, और बिजनेस कनेक्शन हो गया तो नॉन रेसिडेंट की जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होती है। तो इस केस में यहाँ तक जो पढ़ोगे वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इस केस में वापस से क्या बोल रहा है, हावर वाले पार्ट में टैक्सेबल है। ठीक है, अब देखिए, बिजनेस एक्टिविटी कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स। कन्फाइंड मतलब क्या होता है, लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड भी बोल सकते हो। अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है, इसमें यही बोलेगा कि नॉन रेसिडेंट ने क्या बोल दिया, जो भी एजेंट है उसको क्या बोल दिया कि आप सिर्फ क्या करो, गुड्स खरीदो हमारे बिहाफ पे। ठीक है, जनरली इंडिया में गुड्स खरीदो, जो भी रॉ मटेरियल हम बोल रहे हैं या जो भी पर्टिकुलर डायरेक्टली जो भी फिनिश गुड्स है वो खरीदो, और उसको क्या करो, हमें दे दो, हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे बात। तो हम जनरली क्या कर रहे हैं, इंडिया में बेच नहीं रहे, तो परचेज सेल का पार्ट एजेंट के थ्रू नहीं करवा रहे, सिर्फ परचेज का पार्ट ही करा रहे हैं। तो बोल रहा है बिजनेस एक्टिविटी लिमिटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, बस ये बोल दिया एजेंट को। इन केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट, नो इनकम शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू हिम फ्रॉम ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड टू द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी जो कि पर्टिकुलर ऐसे ऑपरेशन से रिलेटेड है जिसमें क्या बोल दिया कि सिर्फ एक ही पार्ट है गुड्स को परचेज करने का इंडिया से, किसके पर्पज के लिए, ताकि वो नॉन रेसिडेंट एक्सपोर्ट कर सके। इसको समझने के लिए देखिए आप क्या करो, खुद का एग्जांपल बना लीजिए कि यूएसए की कोई कंपनी इंडिया के एजेंट से क्या बोल रही है कि गुड्स खरीदो और हमें दे दो। ठीक है, तो यूएसए की कंपनी में गुड्स आ गए। अब इसने क्या करा, जनरली क्या है, इंडिया का जो एजेंट है वो सिर्फ गुड्स खरीद रहा है, वो बेच नहीं रहा। तो यूएसए के पास क्या हो गया एक तरीके से, या गुड्स आ गए और उसने क्या कर दिया, जापान में बेच दिया, ऑस्ट्रेलिया में बेच दिया, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है ये खरीद के। क्या कर रहा है, खरीद के क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एजेंट को नहीं बोल रहा कि जनरली क्या कर दो आप, इंडिया में ही बेच दो, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिमिटेशन क्या दी है, सिर्फ कि एजेंट सिर्फ क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है, उसके थ्रू बेचने का काम नहीं करवा रहे, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के पर्पज के लिए खरीदा गया है। थर्ड क्या बोल दिया, बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ए न्यूज एजेंसी कन्फाइंड टू कलेक्शन ऑफ न्यूज एटसेट्रा। अब देखिए कोई भी नॉन रेसिडेंट की न्यूज एजेंसी है या न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाली कंपनी है, मैगजीन है, जर्नल है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, तो मान के चलिए कोई भी बाहर की न्यूज एजेंसी है, वो सिर्फ क्या करती है, इंडिया से व्यू कलेक्ट करती है, न्यूज़ कलेक्ट करती है और इंडिया के बाहर ट्रांसमिट करती है। इसका मतलब इंडिया में कहीं भी वो डिजिटलाइज नहीं करती, सप्लाई नहीं करती। आप देखते हो सोशल मीडिया पे जो भी कंपनीज होती है वो इंडिया में आपको दिखती है, बहुत सारी बाहर की कंपनीज होती है जो इंडिया में करती है, तो वो तो टैक्सेबिलिटी का पार्ट आएगा। लेकिन अगर इंडिया से न्यूज़ और व्यू लेके आपको सोशल साइट्स पर नहीं दिख रहे, जनरली वो क्या दिख रहे हैं, बाहर ही दिख रहे हैं लोगों को, फॉरेन साइट्स पे दिख रहे हैं, एक तरीके से मान के चलिए फॉरेनर्स को दिख रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड जो भी जानकारी है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, जो भी ट्रांसमिशन हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है। इन द केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट बीइंग ए पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग ए न्यूज एजेंसी or of publishing newspaper, magazines or journal, no income shall be deemed to be accrue or arise in India to him through or from activities which are confined to the collection of news and views in India for transmission out of India। इसका मतलब सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड है कि इंडिया से जो भी न्यूज़ और व्यूज़ को कलेक्ट करो और इंडिया के बाहर ट्रांसमिट करो, इंडिया के बाहर भेजो। तो उस केस में क्या होगा, कोई भी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी। फिर आपको बोल दिया बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स। अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स, नो इनकम शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू इट थो और फ्रॉम द एक्टिविटीज़। अब देखिए यहाँ से ही मेन है, बार बार सब में यही लाइन आएगी, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो इनकम शैल इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, चाहे इंडिया में वो इनकम हुई भी हो। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन का पार्ट दे रखा है। कह रहा है फ्रॉम द एक्टिविटीज़ विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड इन एनी स्पेशल जोन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्पेशल जोन डिसाइड किया गया है, जहाँ से एक तरीके से माइनिंग का पार्ट या डायमंड एक तरीके से माइनिंग के थ्रू आप निकाल रहे हो, तो वो अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड की बात कर रहा है। जैसे हम रफ डायमंड बोलते हैं, एक तरीके से बोलते हैं ना, जिसमें चमक नहीं होती, तराशा गया नहीं। आपको पता है कि जैसे डायमंड मिलता है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें चमक नहीं होती, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मशीनिंग के प्रोसेस के थ्रू, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसको चमकाया जाता है। तो वो नहीं कर रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड के डिस्प्ले की बात कर रहा है। उसके थ्रू जो भी वो इनकम कमा रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। नो इनकम शैल बी डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया। ठीक है, जिसे हम रफ डायमंड बोल सकते हैं नॉर्मली। फिर बोल रहा है बिजनेस एक्टिविटी कन्फाइंड टू शूटिंग बोल रहा हूँ, शूटिंग इन द केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट बीइंग एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए फर्म विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर
who is a citizen of India or who is resident in India, or a company which does not have any shareholder who is citizen of और रेसिडेंट इन इंडिया। अब देखिए इसका कहने का मतलब है प्योर नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं, फर्म की बात करते हैं, अगर फर्म की बात करते हैं तो उसमें कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए या रेसिडेंट इन इंडिया नहीं होना चाहिए। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो उसमें शेयर होल्डर जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए या इंडियन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। तो प्योर एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं जिसमें इंडिया से रिलेटेड कोई पार्ट नहीं है, ये बोल दिया, ठीक है। अब वो बिजनेस एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, शूटिंग से रिलेटेड, मतलब सिनेमाटोग्राफी बोलते हैं ना, तो सिनेमाटोग्राफी यानी एक तरीके से फिल्म को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, फिल्म के प्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो बोला नो इनकम शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड टू द शूटिंग ऑफ एनी सिनेमाटोग्राफी फिल्म इन इंडिया। अब देखिए एक तरीके से एनकरेज करने के लिए किया गया। मान के चलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंडियन सिटीजन का पार्ट नहीं है, मान के चलिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर नहीं है, इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट नहीं है, कंपनी में कोई शेयर होल्डर नहीं है, पूरा प्योर बाहर की कंपनी है। अब यहाँ पे आएगी तो जनरली क्या होगा, यहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ करेगी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से पर्सन एक तरीके से हायर करेगी तो उनको जॉब मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनीज क्या है, सॉरी जो सिनेमाटोग्राफी कर रही है या जो फिल्म प्रोड्यूस कर रही है वो यहाँ पे आएगी, रिसोर्सेज एक तरीके से जनरेट होंगे और टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी। तो वो भी जनरली क्या होंगे, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है फिल्म का वो खुश रहेगा। सीधी सी बात है कि मैं किसी भी कंट्री में जा रहा हूँ, यानी जैसे अगर मैं इंडिया में जा रहा हूँ तो टैक्स का पार्ट नहीं लग रहा, क्या पता दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ भी जनरली ऐसा प्रोविजन हो तो टैक्स नहीं लग रहा। तभी आप देखते हो कि इंडिया में भी बहुत सारी क्या है, बाहर के जो फॉरेन प्रोड्यूसर है वो आते हैं और शूटिंग का पार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टैक्सेबिलिटी का पार्ट हो ही नहीं रहा जो भी हमने इनकम कमाई है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जो भी उसके थ्रू ऑपरेशन के थ्रू इनकम कमाई है शूटिंग के थ्रू वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, उनका फ़ायदा होगा एक तरीके से। नोट में क्या बोल दिया, इन केस ऑफ ए बिजनेस ऑफ विच ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। देखो एक्सेप्शन का पार्ट खत्म, याद रखना। अब क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये बोल रहा है इन केस ऑफ ए बिजनेस ऑफ विच ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया द इनकम ऑफ द बिजनेस डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया शैल बी ओनली सच पार्ट ऑफ द इनकम एज इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया। देखिए मैंने आपको यही बताया था कि पर्टिकुलर जो भी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ये नहीं कि सारे के सारे ऑपरेशन इंडिया में ही कैरिड आउट हो, अलग अलग जगह पे ऑपरेट हो सकते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे बोल दिया मैंने, एक फॉरेन कंपनी के बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं तो इंडिया से रिलेटेड क्या हिस्सा है, अगर वो रीजनेबली एट्रीब्यूट किया जा सकता है तो उतना पार्ट क्या होगा, एक तरीके से इंडिया से रिलेटेड ऑपरेशन का माना जाएगा और डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। वो पर्टिकुलर इनकम क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी उतनी। एंड असेट्स और कैपिटल असेट्स बीइंग एनी शेयर or interest in a company or entity registered or incorporated outside India shall be deemed to be situated in India if the share or interest derived directly or indirectly it value substantially from the assets located in India। देखिए जो ये पॉइंट है जनरली ये ना सी वाले पार्ट में आएगा, जिसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, इसकी बात कर रहा हूँ। एक बार मैं ऊपर आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे थे कनेक्शन, जिसमें हमने बिजनेस कनेक्शन का भी सारा पार्ट देखा कि टैक्सेबल कौन सा, और एक्सेप्शन में क्या देखा कि वो डीम टू बी अक्रू या अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, याद रखना। एक्सेप्शन का पार्ट देखा था। अब देखिए उसमें हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे तो क्या हो गया, जो एक एक्सप्लेनेशन है वो इसका आ गया, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो जब ये देखेंगे इसके साथ पढ़ लेंगे। वैसे मैंने नीचे भी ये लाइन कवर कर रखी है, मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे क्या होगा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आके पढ़ लेंगे जिससे थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन नहीं करना इसलिए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अभी छोड़ देते हैं एक बार। फिर दे रखा है द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इसका मतलब SEP होना चाहिए तब जाके ये बिजनेस कनेक्शन आ रहा है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाई ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया इफ द एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड सच अमाउंट एस मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए अब इसको 2 पॉइंट के हिसाब से पढ़िए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, तो ये बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन नॉन रेसिडेंट का किससे रिलेट हो रहा है, गुड्स, सर्विस या प्रॉपर्टी। और साथ में इसमें ये भी इंक्लूड किया जा सकता है कि जैसे कोई कंपनी क्या करती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करती है या डेटा डाउनलोड से रिलेटेड पार्ट करती है, तो वो सारा पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो ये बोल रहा है इफ़ द एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शंस, तो मतलब ये जो पर्टिकुलर गुड्स की बात कर रहा है, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रही है या प्रॉपर्टी का एक तरीके से यूज़ करने का राइट प्रोवाइड कर रही है, उसके थ्रू जो भी इनकम हुई है। एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या हुआ
कि जितने भी इंडिया में कस्टमर्स हो गए एक तरीके से, उन्होंने क्या करा, इन सर्विसेज को यूज़ करा, गुड्स को यूज़ करा, उसके थ्रू इस कंपनी के बाद जो भी पेमेंट आया, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक तरीके से एक्ट में ये बोल दिया कि आपको इतने अमाउंट तक क्या करना है, टारगेट पूरा करना है। जैसे मान के चलिए बोल दिया कि 50 करोड़, तो अगर आपने 50 करोड़ से ज़्यादा कर दिया, 60 करोड़, 65 करोड़, 70 करोड़, तो बिजनेस कनेक्शन एक तरीके से माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है बी, सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस सोलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया थ्रू डिजिटल मीन्स। तो आप देखते हो आजकल सोशल, हम बोल सकते हैं मीडिया हो गया एक तरीके से, या डिजिटलाइजेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस केस में क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस सोलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो प्रिस्क्राइब किए गए उतने नंबर ऑफ यूजर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए इन इंडिया थ्रू डिजिटल मीन्स। देखिए आपको पता है कि आजकल बहुत सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं, जनरली क्या करते हैं, बाहर की कंपनीज के जो भी ऐप है डाउनलोड करते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए कि वो कंपनी अगर क्लोथिंग का पार्ट कर रही है या पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गई, कुछ भी हो गए, तो वो आइटम्स आपको अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे बंगुड़ हो गई साइट, एक है साइट जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोटे छोटे बहुत सारे मिलते हैं। अब पता नहीं वो चाइनीज़ कंपनी है कौन सी है। जैसे आप देखते हो कि अमेजन हो गई साइट, इसी तरीके से बोल सकते हैं ना। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिजिटल मीन्स का मतलब ये हो गया कि उसके थ्रू एक तरीके से क्या बहुत सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या कर रही है, कंपनी आराम से कर पा रही है, तो उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानी जा रही है। ठीक, किसके थ्रू, डिजिटल मीन्स के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर ऐप को क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। अब टेक्स्ट पॉइंट क्या बोल दिया, द ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेदर और नॉट द एग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज़ एंटर्ड इन इंडिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि चाहे एग्रीमेंट इस ट्रांजैक्शन का या एक्टिविटीज़ का इंडिया में एंटर्ड हुआ हो या नहीं हुआ, तब भी वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का माना जाएगा। इसका मतलब मान के चलिए, जैसे मैंने बोला कि अमेजन ये तो क्या करता है, एक तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, वो तो जनरली पूरा एग्रीमेंट ये करता है। लेकिन कई आपने देखा होगा डिजिटल मीन्स वाले ऐप्स होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, बाहर से ही काम करते हैं एक तरीके से, वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट का पार्ट कोई भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, या यहाँ पे कोई भी उनकी सब्सिडरी कंपनी का पार्ट नहीं है, कोई एक तरीके से क्या ऑफिस भी नहीं है बोल रहा है, फिर भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो रही है। तो बोल रहा है वेदर और नॉट द एग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज़ एंटर्ड इन इंडिया। तो वो चाहे बाहर से एंटर किया है, जैसे ही आप क्या करते हो, एक तरीके से गुड्स परचेज करने के लिए तैयार रहते हो, तो जो भी अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाता है रुपीज़ में, या आपको पता है कि उस हिसाब से आप पेमेंट करने के लिए तैयार रहते हो, तो एक तरीके से क्या हुआ है, बाहर ही हुआ है। द नॉन रेसिडेंट हैज़ ए रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो चाहे हो चाहे नहीं हो, चाहे नॉन रेसिडेंट का बिजनेस का प्लेस इंडिया में हो या नहीं हो, द नॉन रेसिडेंट रेंडर सर्विसेज इन इंडिया वेदर और नॉट, चाहे दे चाहे नहीं दे, यानी इंडिया में सर्विस चाहे दे या नहीं दे, इसका मतलब चाहे बाहर से भी सर्विस दे सकता है। ओनली सो मच ऑफ इनकम एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी रेफर्ड अबव शैल डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, उतनी ही इनकम मानी जाएगी जितनी पर्टिकुलर इंडिया से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या एक्टिविटीज़ का पार्ट है, जितना एट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि बाहर की कंपनी जो ऐप है वो बहुत सारे लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे और परचेज कर रहे होंगे, उनके रिलेटेड जो भी बिजनेस के गुड्स हैं या सर्विसेज ले रहे होंगे, तो इंडिया के भी ले रहे हैं, दूसरी कंट्री के भी ले रहे हैं, लेकिन इंडिया से रिलेटेड कितनी एक तरीके से एट्रीब्यूटेबल पार्ट है इनकम का, वो देखना पड़ेगा। उस हिसाब से क्या होगा, उतनी डीम टू बी अक्रू और अराइज मानी जाएगी। नोट दिस प्रोविजन हैज़ बीन इंसर्टेड टू कवर डिजिटलाइज बिजनेसेस which do not require physical presence of itself or any agent in India within the scope of section 9(1) subsection 1। देखिए मैंने आपको ये बताया था आपको कि जनरली कोई है ना डिजिटलाइज बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि कोई एजेंट हो, ज़रूरी नहीं कि कोई ब्रांच ऑफिस हो एक तरीके से, तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आपको बोल रहा है इन केस ऑफ एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड द फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू एन एलिजिबल फंड मैनेजर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच फंड शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ऑफ द सेड फंड, सेक्शन 9 है। अब देखिए इसका ज़्यादा डिटेल पार्ट सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर इसमें भी क्या होगा, बहुत सारे पेज आ जाएंगे, जबकि मैं इतना ज़्यादा पार्ट बताना नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इतना पार्ट आपका नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने इतना सारा कवर कर लिया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रख लीजिए कि बोल रहा है कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के केस में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पूरा इसका पार्ट आ जाएगा। द फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू एन एलिजिबल फंड मैनेजर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच फंड शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया फॉर द सेड फंड। तो ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे, टैक्सेबल नहीं होगी। अच्छी बात है ना। इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट्स
और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। ये देखिए अब बी पार्ट आ गया, हमने ए पार्ट बिजनेस कनेक्शन का पूरा पढ़ लिया, तो हम क्या देख रहे थे, कनेक्शन इन इंडिया का पार्ट देख रहे हैं। अभी भी पहला टॉपिक ही चल रहा है, उससे रिलेटेड क्या देख रहे हैं हम, बी पॉइंट। फॉलोइंग इनकम शैल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम फ्रॉम एनी असेट और प्रॉपर्टी इन इंडिया। ढंग से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, एसेट या जो भी प्रॉपर्टी है या सोर्स ऑफ इनकम जो भी होना चाहिए वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। तो ये बोल रहा है चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो। ठीक है, और याद रखना कि जो भी सोर्स है, एसेट प्रॉपर्टी या सोर्स की बात कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऊपर मैंने पढ़ाया था ना पॉइंट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्राइव की होगी किसके थ्रू, इसके थ्रू, प्रॉपर्टी एसेट के थ्रू या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया के थ्रू, तो उस केस में क्या होगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए मैंने बताया रेसिडेंट के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए तो टैक्सेबल होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, यही बोल रहे हैं। अब मान के चलिए कि जो प्रॉपर्टी इंडिया में उसकी जो भी इंटरेस्ट की इनकम या रेंट की इनकम मान लीजिए ना, हाँ, तो प्रॉपर्टी पे जो भी रेंट का पार्ट है उसको कहाँ मिलता है, बाहर मिलता है, आउटसाइड इंडिया ही। कहने का मतलब मान के चलिए कोई कनाडा का नॉन रेसिडेंट पर्सन है, उसकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, उसने रेंट पे दे रखी है, और जो रेंट मिलता है उसको क्या मिलता है, कनाडा में ही मिलता है। तो उस केस में क्या होगा, वो इसकी डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है रेंट पेड आउटसाइड इंडिया फॉर यूज ऑफ मशीनरी बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम टू अक्रू इन इंडिया। देखिए रेंट पेड आउटसाइड इंडिया, तो मान के चलिए कि जो कनाडा का पर्सन था उससे मैंने क्या करा, मशीन या बिल्डिंग किराए पे ली और मैंने रेंट पेड करा, तो मैंने कहाँ पे करा, आउटसाइड इंडिया, तो मैंने कनाडा में पे करा। ठीक है, और जो मशीन या बिल्डिंग थी वो कहाँ थी, इंडिया में, मैं इंडिया का पर्सन, मैंने कनाडा के पर्सन को रेंट पे करा, तो वो इसके लिए क्या माना जाएगा, इनकम डीम टू बी अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। डिपॉजिट विद एन इंडियन कंपनी फॉर विच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कोई एक तरीके से नॉन रेसिडेंट है, मान के चलिए नॉन रेसिडेंट इंडियन ही हो गया कोई भी, तो वो क्या कर रहा है, इंडियन कंपनी में क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है कुछ भी अमाउंट, उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट बना उसको आउटसाइड इंडिया मिला, तो वो भी क्या माना जाएगा, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये माना जाएगा। तो ये एग्जांपल दे रखे हैं कुछ कुछ। अब देखिए इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कैपिटल गेन की बात कर रहा है एक तरीके से, तो बोल रहा है एनी गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया शैल बी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। चाहे जो भी जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं यानी कैपिटल असेट्स को बेच रहे हैं, ये मान के चलिए, तो उसका जो भी रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो कहीं पे भी हो, चाहे इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ हो चाहे बाहर हो। कहने का मतलब जो भी एग्रीमेंट हो वो किसी भी प्लेस पे हुआ हो, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। और इसी तरीके से बोल दिया कि जो कंसिडरेशन है, मतलब जो अमाउंट बेचने पे जो अमाउंट मिलता है, परचेज कंसिडरेशन जो भी है, एक देता है और सामने वाले को मिलता है, सीधी सी बात, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, मतलब प्लेस कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए यही पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अभी मैं छोड़ देता हूँ, ऊपर मैंने बताया था ना पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो ये रहा, कैपिटल असेट्स ब्रैकेट में क्या दे रखा है, बीइंग एनी शेयर और इंटरेस्ट इन कंपनी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये आउटसाइड इंडिया है। तो इंडिया के बाहर कोई कंपनी जो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है उसमें जनरली क्या है, शेयर या जो भी इंटरेस्ट है जो कैपिटल एसेट के फॉर्म में है, शैल बी डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, उसको इंडिया में सिचुएटेड माना जाएगा। कह रहा है इफ़ शेयर और इंटरेस्ट डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो ये बोल रहा है कि जो भी शेयर या इंटरेस्ट है आपका जो कि आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड कंपनी में है, ठीक है, जो कैपिटल एसेट के फॉर्म में है, वो इंडिया में सिचुएटेड कम माना जाएगा अगर उस शेयर या इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी वैल्यू है सब्सटेंशियली वो इंडिया से रिलेटेड कोई एसेट से रिलेटेड है। ठीक है, इफ़ शेयर और इंटरेस्ट डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया, तो इंडिया में कोई एसेट होनी चाहिए उसके थ्रू जो ये शेयर या इंटरेस्ट है क्या कर रहा है, वैल्यू डिराइव कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको पर्टिकुलर बेचोगे तो जो भी उस पर इनकम का पार्ट हो रहा है या गेन का पार्ट हो रहा है, कह रहा है ना एनी गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट को बेचने से जो भी गेन हो रहा है वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। अब चाहे ऊपर वो पॉइंट पढ़ सकते हो, ये भी पॉइंट सेम था, ये रहा। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट तो सेम था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रखा है बीइंग जो दे रखा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट में दे रखा था, एनी एसेट और कैपिटल एसेट शैल बी डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया इफ द शेयर और इंटरेस्ट डिराइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन क्या दे रखी है 5। However, the provision is not applicable in case where an assets or capital assets being held by non-resident by way of investment directly or indirectly in category 1 और category 2 foreign portfolio investor under the SEBI regulation 2014। तो इसके अकॉर्डिंग कोई category 1 और category 2 दे रखी है, उसमें अगर ये हेल्ड कर रखा है तो इस केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे और इनकम डीम टू बी अक्रू या अराइज नहीं मानी जाएगी इंडिया में। ठीक है, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर पार्ट दे रखा है तो उस केस में क्या है, मानी जाएगी। तो ये नॉर्मल केस है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। अब देखिए
यानी थोड़े थोड़े और टिपिकल होंगे, लेकिन देखिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए बोल रहा है सैलरी अर्न इन इंडिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसमें तो मैं सिंपल मानता हूँ कि जैसे आपने सर्विस क्या करी, इंडिया में दी, तो आपको पता है कि सैलरी जो भी होनी चाहिए वो इंडिया में पेबल होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए आप कहाँ चले गए, बाहर चले गए एक तरीके से, ठीक है, इंडिया के बाहर, और आपको सैलरी बाहर भी दी जा रही है आउटसाइड इंडिया, जो भी मंथली है आपको एक तरीके से आपके जो भी अकाउंट है वहाँ के उसके हिसाब से दे दी जाती है। तो वो क्या मानी जाएगी, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये नहीं कि आप बोल रहे मैं तो बाहर चले गया, ठीक है, मैं तो क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया, तो मेरी क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, यही मान के चलो, जैसे मैंने क्या बोला कि मेरा भाई बाहर है, पर वो क्या कर रहा है कि बाहर की कंपनी में ही कमा रहा है और वहाँ पे जनरली उसको क्या मिल रहा है, अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं, और इसने यहाँ के लिए एनआरई अकाउंट खोल रखा है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन आपने तो यहाँ पे सैलरी अर्न करी, उसके बाद मान के चलिए जैसे पेंशन मिलती है, ये एग्जांपल देखिए ना, आप रिटायर हो गए, पेंशन मिलती है, और आप कहाँ चले गए, आउटसाइड इंडिया, बाहर चले गए, आप चले गए अमेरिका। अब बार बार यही माइंड में आता है और कोई कंट्री नहीं आती। अब ये थोड़ी बोलूँगा कि युगांडा चले गए, गाना चले गए, तो अमेरिका ही बोलूँगा, और क्या, क्योंकि अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केनिया चले गए, चलो, और केनिया भी बढ़िया जगह है, आप सोचते हो कि वो है ख़राब सी जगह है, लेकिन आप देखोगे कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी रोड बने हुए हैं। और एक और चीज़, वहाँ पे क्या है, किसी भी घर में पंखे नहीं होते, क्योंकि वहाँ हमेशा क्या रहती है, एक तरीके से ठंड रहती है थोड़ी थोड़ी, यानी मौसम अच्छा रहता है, तो वहाँ पे कभी भी क्या है, पंखे यानी फ़ैन कभी भी होते ही नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको। अगर रखते भी तो वो टेबल फैन रखते हैं, वो कभी कभी काम आ जाता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे पेंशन आपको क्या मिलती है, केन्या में मिलने लग गई, आउटसाइड इंडिया में, तो वो भी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, क्योंकि आपने जो सर्विस दी थी वो कहाँ दी थी, इंडिया में रेंडर की थी। सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया आ गया ना, सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में सर्विस दी थी, एंड द रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड विच इज प्रेसिडेड एंड सक्सीडेड बाय द पीरियड ड्यूरिंग विच सर्विस वर रेंडर्ड इन इंडिया एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से बोल दिया कि जो भी सर्विस से रिलेटेड, जो भी सर्विस आपने इंडिया में दी थी उससे रिलेटेड जो भी रेस्ट पीरियड या लीव पीरियड जो पिछला था या आगे आपको प्रोवाइड किया गया है, और जो आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है वो इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज माना जाएगा, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप नॉन रेसिडेंट भी पिछले साल कह रहे हो, क्योंकि देखिए आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज होता रहता है, मैंने आपको बताया। अब देखिए सैलरी पेबल बाई गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने क्या करा, एम्प्लॉयज़ जो भी अपनी है उनको बाहर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गए, नॉन रेसिडेंट बन गए। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हम नॉन रेसिडेंट बन गए तो हमारी क्या रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन देखिए अपॉइंट करने वाला कौन है, गवर्नमेंट है, तो उस केस में वो टैक्स फ्री नहीं हुई, टैक्सेबल हो गई। एनी सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का सिटीजन, लेकिन उस पर्टिकुलर साल के अकॉर्डिंग वो नॉन रेसिडेंट था, लेकिन फिर भी टैक्सेबल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैलरी पे की है। सर्विस कौन करवा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवा रही है, इसलिए फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया। तो देखिए हर पर्टिकुलर पॉइंट का एक तरीके से काम आता है सारा का सारा। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सैलरी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को जो आउटसाइड इंडिया वर्क कर रहे हैं, तो अगर वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे चाहे नॉन रेसिडेंट भी हो जाए, तब भी टैक्सेबिलिटी का पार्ट आएगा, और इनकम क्या मानी जाएगी उनके लिए, डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया। इन दिस रिगार्ड अब देखिए आउटसाइड इंडिया इनकम अर्न कर रहे हैं वो, लेकिन वो इंडिया में डीम टू बी अक्रू राइज मानी जा रही है। तभी मैंने बताया कि जितने भी केस आप देखोगे मेन फर्क किसको पड़ रहा है, नॉन रेसिडेंट को। इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू बी नोटेड दैट एनी अलाउंस और परक्यूजिट्स पेड बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी एग्जेम्प्टेड। हाँ, तो बस ये याद रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि जो भी अलाउंस या परक्यूजिट्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ इंडिया को, यानी जो भी सर्विसेज क्या कर रहा है, बाहर प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी उसको अलाउंस दिया, परक्यूजिट दिए, वो सैलरी के पार्ट में नहीं आएंगे, इसका मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर सैलरी के पार्ट में उनको इंक्लूड हम बोलते तो वो क्या होता है, टैक्सेबल हो जाते हैं, सीधी सी बात है, डीम टू बी अक्रूवराइज मान लिया जाता है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, एग्जेम्प्टेड है, इसका मतलब ये टैक्सेबल नहीं है, अलाउंस और परक्यूजिट्स। फिर इनकम फ्रॉम डिविडेंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और उसका फोर्थ पॉइंट, एनी डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। क्या बोल रहा है कि कोई भी इंडियन कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है आउटसाइड इंडिया इज डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, इंडिया में डीम टू बी अक्रू और अराइज माना जाएगा। तो ये जनरली आपको याद रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और उसका फिफ्थ पॉइंट। अब देखिए इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस यानी फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ के लिए सेम पॉइंट है। तो आगे देखो मैं आपको बताऊंगा कुछ हल्का सा फर्क आएगा, बाकी सारा सेम है। अब देखिए ऐसे कवर किया है, फॉलोइंग इंटरेस्ट शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये बोल रखा है। अब देखिए इंटरेस्ट पेबल बाय,
अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आप पूरा पॉइंट ऊपर टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप आगे ये भी लाइन जोड़ सकते हो, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट। स्पेसिफाइड पर्सन में क्या हो गया, गवर्नमेंट आ गया, रेसिडेंट आ गया, नॉन रेसिडेंट आ गया। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन टू नॉन रेसिडेंट, इसका मतलब अगर गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को पे करती है, अगर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पे करता है, और अगर नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे करता है, एक दूसरे से लोन लिया होगा, सीधी सी बात है, लोन लिया तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा था गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट, कंडीशन क्या है, निल। ए रेसिडेंट पर्सन, मनी बोरोड इज नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। और देखिए याद रखना कि जनरली, चलो ये पढ़ लेते एक बार, और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, ये जनरली मैंने बताया। अब याद रखना कि यहाँ बोल रहा है इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट, तो अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है किसको, नॉन रेसिडेंट को, तो वो नॉन रेसिडेंट के लिए क्या हो जाएगी, डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया बन जाएगी। कंडीशन कुछ भी नहीं है। रेसिडेंट पर्सन को देखो, इंटरेस्ट पेबल बाय रेसिडेंट पर्सन टू नॉन रेसिडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलियो कोई मान के चलियो बोल रहा हूँ, मान के चलना कोई जॉन नाम का पर्सन है, ठीक, तो ये अमेरिका का है, और यहाँ पे ये चिराग नाम का पर्सन है, इंडिया का है। इसने क्या कर दिया, जॉन ने इसको लोन दे दिया चिराग को। अब चिराग को क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, ठीक। और देखिए जो ये चिराग है, जो रेसिडेंट पर्सन है इंडिया का, जनरली वो क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर जो अमाउंट है लोन लिया है, इसका जो भी यूज़ कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपने इंडिया के लिए यूज़ कर रहा है, यानी इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन को चलाने के लिए यूज़ कर रहा है। ये पर्टिकुलर इंडिया से रिलेटेड ही कोई क्या कर रहा है, उसके थ्रू इनकम अर्न कर रहा है, यानी बाहर से लोन लिया और इंडिया में ही कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो फॉरेन पर्सन है जो भी इंटरेस्ट एक तरीके से चिराग से ले रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके लिए डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा, क्योंकि उसके थ्रू क्या हो रहा है कि चिराग इंडिया में एक तरीके से कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है इंडिया में। तो इसलिए क्या उसको क्या माना जाता है, डीम टू बी रिसीव्ड, सॉरी डीम टू बी अक्रू या अराइज इन इंडिया माना जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये एक्सेप्शन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, एक्सेप्शन का पार्ट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीम टू बी अक्रू या अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है मनी बोरोड इज नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। देखिए थोड़ा सा इसमें पार्ट उल्टा हो गया। ये जनरली क्या है कि वैसे तो सही है पूरा का पूरा, कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग बोलूँ तो नॉट हटा देना बस, फिर सही रहेगा। तो अब आप पढ़ के देख लेना, मनी बोरोड इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब जो रेसिडेंशियल पर्सन है उसने जो भी मनी बोरो की है वो किसके लिए यूज़ कर दी गई, कि जो बिजनेस और प्रोफेशन का कैरी हो रहा है ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। तो इंडिया से रिलेटेड कोई भी पार्ट नहीं रहा। अगर इंडिया से रिलेटेड कोई भी पार्ट नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे, वो इंडिया में डीम टू बी अक्रू और राइज नहीं है, सीधी सी बात है। तो अगर जो पर्सन लोन ले रहा है वो इंडिया में ही किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए उसको क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है जो भी अमाउंट लिया है, ठीक है, या उसके थ्रू कोई इनकम अर्न कर रहा है, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि जिस भी दूसरे यानी नॉन रेसिडेंट पर्सन को जो भी इनकम हुई है वो डीम टू बी अक्रू या अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो इसलिए कंडीशन के केस में अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, मनी बोरोड इज नॉट यूज फॉर द पर्पज, तो बाहर के लिए यूज़ नहीं की गई, यानी इंडिया के लिए ही यूज़ की गई है, तो उस केस में वो टैक्सेबल है। किसके लिए, उस नॉन रेसिडेंट के लिए जो इनकम कमा रहा है। तो याद रखना इनकम जो भी है इंटरेस्ट का पार्ट है वो किसको पे कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मनी का कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर इंडिया में यूज़ हो रहा है तो उस केस में क्या हो गया, एक तरीके से टैक्सेबिलिटी का पार्ट है। अगर इंडिया में नहीं बाहर हो रहा है तो टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं है, टैक्स फ्री है एक तरीके से, ठीक है, वो डीम टू बी अक्रूराइज नहीं मानी जाएगी, बस ये सोचना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, इंटरेस्ट पेबल बाय ए नॉन रेसिडेंट पर्सन टू नॉन रेसिडेंट पर्सन, समझ गए। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है उसमें जो लोन का पार्ट है वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड पर्सन से ले ही नहीं रहे, और दे भी रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, जो लेने और देने का जो भी पार्ट है वो नॉन रेसिडेंट पर्सन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोल दिया मनी बोरोड इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया। अगर तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हो कि क्यों टैक्सेबिलिटी का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, कोई भी मान के चलिए एक्स है, जिसने क्या कर रखा है कि दूसरा कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है वाई, उससे क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे ये अमेरिका का पर्सन है, ठीक है, और ये क्या है, जापान का पर्सन है, ऐसे मान लीजिए जापान का है। तो ये नॉन रेसिडेंट एक्स है अमेरिका का, जनरली इसने क्या कर रखा है, लोन एक तरीके से ले रखा है। अब इसको क्या करना है, नॉन रेसिडेंट एक्स जिसने लोन ले रखा है इसने क्या करना है, वाई को इंटरेस्ट पे करना है,
क्योंकि इसने किससे ले रखा है लोन, वाई से लोन ले रखा है, जापान के एक पर्सन से ले रखा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो इंटरेस्ट पेबल बाय ए नॉन रेसिडेंट पर्सन, मतलब एक्स टू नॉन रेसिडेंट वाई। अब नॉन रेसिडेंट जो एक्स है ना, जो भी लोन का अमाउंट मिला है उसको क्या कर रहा है, इंडिया में उसका जो बिजनेस और प्रोफेशन है उसके लिए यूज़ कर रहा है। तो देखिए अब इंडिया से रिलेटेड आ गया तो प्लेस मेन है। ऊपर भी आप देखोगे अगर इंडिया से रिलेटेड प्लेस होता तो उस केस में क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो भी बिजनेस और प्रोफेशन है वो कहाँ कैरी हो रहा है, इंडिया में कैरी हो रहा है। तो उस केस में क्या हो गया, वो टैक्सेबिलिटी का पार्ट हो गया, यानी नॉन रेसिडेंट के लिए वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब कौन से नॉन रेसिडेंट के लिए, जिसको जनरली इंटरेस्ट का पार्ट मिला है, किसको, वाई को, क्योंकि एक्स ने तो लोन लिया है और एक्स ने क्या करा, उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या कर दिया, अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ कर लिया, जो कि इंडिया में कैरी कर रहा है वो पर्सन। और मिस्टर वाई को क्या है, उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो मिस्टर वाई के लिए वो इंडिया की इनकम का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि एक तरीके से आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर इसके पैसे को एक्स ने क्या कर दिया, अपने इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ कर लिया। तो इसकी जो भी इनकम होगी वाई की, वो क्या मानी जाएगी, डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी। टैक्स पॉइंट इन केस मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग एंड इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स इन इंडिया। अब देखिए बिजनेस और प्रोफेशन की जगह कोई एनी अदर सोर्स होता, इंटरेस्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। अब देखिए अगर जो मैंने अभी बताया कि जो एक एक्स है, मिस्टर एक्स वाई से क्या करता है, लोन लेता है, वाई भी नॉन रेजिडेंट है। अगर वो एक्स जो वाई के पैसों को है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं करता, लेकिन किसी पर्टिकुलर अदर सोर्स पे लगाया था, मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट कर लेता इंडिया में, ठीक है, कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज़ खरीद लेता, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट का पार्ट उसको तो मिल जाता। लेकिन वाई को जो इंटरेस्ट मिल रहा है किससे, एक्स से, वो डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। एक्स जो भी कमा रहा है वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा रहा है, एनी अदर सोर्सेज के थ्रू कमा रहा है इंडिया में, ठीक है, याद रखना। तो इसका लिंक किससे है, वाई की जो भी इनकम है या वाई की जो भी टैक्सेबिलिटी का लिंक है वो किससे रिलेटेड है, एक्स से रिलेटेड है। कि जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट पर्सन मतलब एक्स, उस जनरली जो भी लोन अमाउंट को यूज़ कर रहा है वो कैसे यूज़ कर रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है या एनी अदर सोर्स के लिए कर रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन की इनकम है यानी जिसको लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर एनी अदर सोर्स के लिए यूज़ कर रहा है एक्स, तो वाई के लिए क्या बन जाएगा, वो टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा और उसको डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रखा है इफ़ ए एन आर यानी नॉन रेसिडेंट ए बोरोज मनी फ्रॉम नॉन रेसिडेंट बी एंड इन्वेस्ट द सेम इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो कौन कर रहा है, ये ए। अब ए क्या करेगा, इस बी को इंटरेस्ट पे करेगा, सीधी सी बात है लोन पे। इंटरेस्ट पेबल बाय ए टू बी विल नॉट बी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। क्यों, सीधी सी बात है, क्योंकि जो नॉन रेसिडेंट ए ने क्या करा, उस लोन अमाउंट का यूज़ बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं करा, उसने किसके लिए कर दिया, एनी अदर सोर्स के लिए, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी बी की इनकम होगी, बी को क्या मिल रहा है, लोन पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो डीम टू बी अक्रू अराइज इंडिया नहीं माना जाएगा, याद रखना, ठीक है। 6 पॉइंट में भी सेम है, आप देख लीजिए सब में सेम है। देखिए फॉलोइंग रॉयल्टी शैल बी डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया, रॉयल्टी पेबल बाय कंडीशन द गवर्नमेंट निल। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने क्या बोला, इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट टू नॉन रेसिडेंट, तो उस केस में क्या है, कंडीशन कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए वो जो भी इनकम है रॉयल्टी का पार्ट है, क्योंकि रॉयल्टी कौन पे कर रही है, गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को पे कर रही है और कंडीशन कोई भी जोड़ के नहीं बैठी। तो नॉन रेसिडेंट के लिए सारी की सारी क्या मानी जाएगी, डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, याद रखना, ऐसे सोचना है। रॉयल्टी पेबल बाय रेसिडेंट पर्सन टू नॉन रेसिडेंट, द राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन और सर्विस आर नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। सेम पार्ट दे रखा है। देखिए इसका मतलब ये भी हो सकता है, याद रखना कैसे, कि मान के चलिए कि मैं जैसे चिराग यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से मुझे कोई ये मान के चलिए कि कोई टेक्निकल सर्विस चाहिए जो कि 7th पॉइंट में भी आएगा, तो उससे रिलेटेड मुझे क्या करना है, कोई टेक्निकल सर्विस चाहिए, या रॉयल्टी के पार्ट के हिसाब से देखिए कि मुझे बाहर से कोई सर्विस लेनी है, ठीक है। अब बाहर की कोई कंपनी है, ये मान के चल लीजिए जैसे टेलर नाम से है ना, तो टेलर नाम से कोई बाहर की कंपनी है, उससे मैंने सर्विसेज ले ली चिराग ने। अब चिराग क्या करेगा, रॉयल्टी पे करेगा, ठीक है। अब चिराग ने जो सर्विस ली उसको वो यूज़ कर रहा है, राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन सर्विस, तो मुझे जो यूटिलाइज़ करना है वो क्या करना है, अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ करना है, जो कि इंडिया में, अगर इंडिया में है, या जो मेरे को पर्टिकुलर जो भी मैंने उससे सर्विस ली उसको मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ किसी भी पर्टिकुलर सोर्स के लिए, जो मैं इनकम कमा रहा हूँ वो इंडिया में कमा रहा हूँ। अगर ये पार्ट है तो उस केस में क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर टेलर को इनकम मिल रही है वो डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर के थ्रू कमा रहा हूँ, कहने का मतलब जो बिजनेस प्रोफेशन है मेरा क्या है, आउटसाइड इंडिया है,
या जो भी उस सोर्स के थ्रू टेलर से जो भी मैंने क्या करा, एक तरीके से सर्विस ली, उस सोर्स को मैंने क्या कर दिया, बाहर यूज़ कर लिया और उसके थ्रू इनकम कमा ली, तो वो सारा का सारा जो भी पार्ट है कि डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। मतलब टेलर को जो भी इनकम होगी, बाहर की कंपनी को जो भी इनकम होगी, वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तभी यहाँ पे कंडीशन क्या बोल दी कि कंडीशन क्या है, अक्रू और अराइज होने के लिए द राइट प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन सर्विस आर नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये नॉट नहीं होता तो अगर इंडिया से रिलेटेड पार्ट होता तब जाके डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया होता। तो इसका मतलब क्या है, सर्विस को बाहर यूज़ नहीं किया गया, मतलब इंडिया में यूज़ किया होना चाहिए। इसी तरीके से जो भी उससे सर्विस ली गई है, उसका जो भी यूज़ करने से इनकम हुई है, वो इंडिया से रिलेटेड होनी चाहिए, वो बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर वो इंडिया से रिलेटेड है तो जिसको भी ये मिला है अमाउंट, रॉयल्टी किसको मिला है, बाहर के किसी फॉरेन नॉन रेसिडेंट पर्सन को मान के चलिए, तो वो नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए क्या मानी जाएगी, डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब देखिए इसमें भी यही पार्ट है, बस इसमें थोड़ा सा पार्ट क्या आ गया, एनी इनकम यानी अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, ये भी आ गया। ए नॉन रेसिडेंट पर्सन द राइट प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन और सर्विस मस्ट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। देखिए तभी क्या है कि इसमें थोड़ा सा टिपिकल दे दिया, अब ये बिल्कुल सही दे दिया। अगर यही पार्ट यहाँ दे देता तो अच्छा रहता, यही पार्ट यहाँ दे देता तो अच्छा क्या रहता कि मैं अगर इसको सही करके क्या बोलता, द राइट प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस आर यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया, और यहाँ पे क्या बोलता और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। तो अगर इंडिया से रिलेटेड पार्ट होता तो जिसको भी रॉयल्टी पे कर रहे हैं उसके लिए क्या माना जाएगा, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि देखिए इन इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर दोनों ही पार्ट आउटसाइड इंडिया हो जाते हैं, इसका मतलब रॉयल्टी भी क्या कर रहे हैं हम, एक रेसिडेंट पर्सन नॉन रेसिडेंट को दे रहा है, और सर्विस का पार्ट जो भी हो रहा है यानी यूटिलाइजेशन का जो भी पार्ट हो रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड, वो सारा का सारा इंडिया से बाहर हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो सबसे बढ़िया ये था कि नॉट यूटिलाइज हटा दो और इन इंडिया कर दो, तो कंडीशन के थ्रू क्या हो जाएगा, वो डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया हो जाएगा। अगर आपको समझना है तो ये पढ़ के देख लेना, तो ये भी सेम का सेम हो जाएगा, बस आपको नॉट हटाना है और आउटसाइड की जगह इंडिया इन इंडिया कर देना है। ऊपर भी सेम है, याद रखना, फिफ्थ पॉइंट में भी। ठीक है, बस फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि एनी अदर सोर्स का हल्का सा पॉइंट अलग हो गया, तो थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग कवर करना पड़ेगा। सेवन्थ में क्या बोल रखा है, सेम मेरे हिसाब से सिक्स की तरह है। देखिए फॉलोइंग इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस शैल बी डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया। जैसे मैंने क्या बोला कि चिराग मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर की किसी कंपनी से सर्विस ले रहा हूँ, वैसे ही कोई टेक्निकल सर्विस ले रहा हूँ, तो उसके बदले में क्या कर रहा हूँ, मैं फीस पे कर रहा हूँ। अब किसको पे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, रेसिडेंट को पे कर रहा हूँ, ठीक, सॉरी वो पेबल बाय गवर्नमेंट क्या कर रही है, नॉन रेसिडेंट को पे कर रही है, रेसिडेंट क्या कर रहा है, नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है। जैसे मैं रेसिडेंट हूँ, मैंने बोला मैं किसको पे कर रहा हूँ, बाहर की किसी कंपनी को पे कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने क्या करी, कोई टेक्निकल सर्विस ली, वो किसको पे कर रही है, बाहर किसी नॉन रेसिडेंट कंपनी को पे कर रही है। कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल सर्विस जो भी लेते हैं वो इंडिया में जरूरी नहीं अवेलेबल हो, तो बाहर की किसी कंपनी से गवर्नमेंट ने ले ली, तो उस केस में क्या होता है, जो भी इनकम बाहर की कंपनी ने कमाई वो डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया होती है, उसमें कोई कंडीशन का पार्ट नहीं होता। वैसे ही रेसिडेंट पर्सन, मैंने बोला चिराग ने किसी बाहर की कोई XYZ नाम से फॉर्म है फॉरेन कंपनी, उससे कोई सर्विस ली, और जब भी वो जो सर्विस ली उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल सर्विस ली उसका यूज़ अपने बिजनेस और प्रोफेशन में किया, किसमें, इन इंडिया, किसमें किया है, इन इंडिया, तो उस केस में वो जो सामने वाले की इनकम है वो डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, याद रखना। तो ये बोल रहा है रेसिडेंट पर्सन फी फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल बाय रेसिडेंट पर्सन टू XYZ, मतलब नॉन रेसिडेंट, या ऐसे बोल सकते हो फी फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल बाय चिराग टू XYZ। ठीक है, इफ सच सर्विस मस्ट नॉट बी यूटिलाइज इन बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन मतलब चिराग आउटसाइड इंडिया, चिराग ने उसको क्या करा, आउटसाइड इंडिया यूज़ नहीं करा, या अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, उस पर्टिकुलर जो भी टेक्निकल सर्विस को लिया है उसको बाहर कहीं भी यूज़ नहीं करा किसी पर्टिकुलर इनकम को कमाने के लिए, यानी इंडिया में ही किया है, तो उस केस में वो XYZ के लिए जो भी टेक्निकल फीस का पार्ट है, टेक्निकल फीस XYZ के लिए क्या इनकम है, तो वो डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, और वो नॉन रेसिडेंट पर्सन है XYZ तो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, नॉट की जगह नॉट को हटा दो और आउटसाइड की जगह इन इंडिया कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस पॉइंट के लिए तो बोल रहा है कि फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय ए नॉन रेसिडेंट पर्सन टू नॉन रेसिडेंट, सच सर्विस मस्ट बी यूटिलाइज इन बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। ठीक है, सच सर्विस मस्ट बी यूटिलाइज इन बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया, अब सही हो गया बिल्कुल, और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। अब यही पार्ट अगर आउटसाइड इंडिया का पार्ट होता तो डीम टू बी एक्रू या अराइज इन इंडिया नहीं होती, याद रखना।
डीम टू बी अक्रू या अराइज इन इंडिया नहीं होती। इसका मतलब जो दूसरे नॉन रेसिडेंट पर्सन को इनकम मिल रही है किसके फॉर्म में, टेक्निकल सर्विस देने के फॉर्म में जो भी उसको फीस मिल रही है वो इसकी इनकम का पार्ट यानी टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जनरली यहाँ पे जो मैंने पार्ट बताया उसका उल्टा हो गया होता, इन इंडिया की जगह क्या होता, आउटसाइड इंडिया हो गया होता। अगर यूटिलाइज बाहर कर दिया गया है तो याद रखना, ठीक है, तो वो टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं बनता। अगर इंडिया में है तो सामने वाले के लिए टैक्सेबिलिटी का पार्ट बन जाता है। इसी तरीके से लास्ट क्या दे रखा है, डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 9, 1 और 8 पार्ट। अमेंडमेंट दे रखा है मतलब नया है। वैन ए नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी रिसीव, देखिए आप सीधी सी बात सोचना, जितने भी मैंने ऊपर पॉइंट बताए उसमें जनरली क्या है, सारे के सारे नॉन रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अगर आप रॉयल्टी की बात कर रहे हैं तो जो 3 पॉइंट आपने देखे कि गवर्नमेंट पे कर रही है, रेसिडेंट पर्सन पे कर रहा है और नॉन रेसिडेंट पर्सन पे कर रहा है, तो वो किसको पे कर रहा है, टू नॉन रेसिडेंट, ये रखना। वैसे ही यहाँ पे जो इसको रिसिप्ट मिल रही है वो किसको मिल रही है, नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को। रिसीव एनी सम ऑफ मनी रेफर टू इन सेक्शन 56 to 10, सच रिसिप्ट इज फ्रॉम ए रेसिडेंशियल पर्सन, सच मनी इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ये मनी क्या होनी चाहिए, रेसिडेंट पर्सन से रिसीव होनी चाहिए। ये मनी जो भी रिसीव हो रही है, ठीक है, वो आउटसाइड इंडिया, सच मनी इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सच मनी इज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019, देन सच रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये नया प्रोविजन है। इसका सेक्शन जो पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के पार्ट में देखेंगे, तब जाके हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मनी की ये बात कर रहा है। तभी मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, तो आप ये प्रोविजन पढ़ के देखना। और एक बार जो ये इलस्ट्रेशन 10 और 11 मैंने दिया है तो ये करके देखना कवर। अगर आपको नहीं आता तो मैं तो क्या करूँगा, जब इसके क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा जो कि अगले आपके आने वाले हैं उसके साथ मैं इसको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो एक बार इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन जो आपको दे रखा है 11 ये जरूर करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा पार्ट। आई होप थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट थे कुछ ना कुछ, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।